चलिए भाई स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अगला टॉपिक। ठीक है जी, ओके। तो हमारा अगला टॉपिक यहीं से स्टार्ट होगा जहाँ से मैंने छोड़ा था। हमारा अगला टॉपिक है फ्लेम। और फ्लेम पे जाने से पहले मैं दो आपको इम्पॉर्टेंट नोट लिखवा दूँ। पहला इम्पॉर्टेंट नोट मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बेटा कि अगर इफ़ फायर हॉट इनफ मतलब आग का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाए, ठीक है, तो क्या होगा? इनफ टू आयोनाइज द गैसेज, ये सेंटेंस आपकी समझ में मुश्किल से आ सकता है क्योंकि थोड़ी हायर क्लास की टर्म्स हैं इसके अंदर। गैसेज components become प्लाज्मा। सुनिएगा भाई, देखिए कहना ही चाह रहा हूँ कि अगर टेम्परेचर बहुत हो जाए आग का तो उससे क्या होता है कि जो गैसेस हैं उसके भी मॉलिक्यूल्स के टुकड़े होने लगते हैं, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से। और जब वो अलग अलग होते हैं, मान लीजिए O2 लिखा आपने, ठीक है, यहाँ पे आपने O2 लिख दिया और O2 जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से O अलग हो गया या एक और दूसरा O अलग हो गया, तो ये जो O है ये आयोनाइज O माना जाएगा, ये आयोनाइज O माना जाएगा, ऑक्सीजन आयोनाइज हो गया, ठीक है। और जब भी आयोनाइज होती हैं गैसेस बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से किसी भी आग में, तो वो प्लाज्मा बन जाती हैं। बस आप इतना याद रखिएगा, ठीक है। अगर आग का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो गैसेस आयोनाइज हो जाती हैं और क्या बन जाती हैं? प्लाज्मा। एक तो ये पॉइंट है। अच्छा, दूसरा एक पॉइंट ये है बेटा इसके अंदर कि जब हम सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर बना रहे थे तो उसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो मैं लिखवाना आप लोगों को भूल गया था, तो वो ज़रा आप प्लीज़ लिख लीजिए। सोडा एसिड टाइप एक्सटिंग्विशर, तो इसका जो केमिकल रिएक्शन है वो कुछ इस तरह से होगा। पहले आप लेंगे 2NaHCO3 प्लस H2SO4 और ये आपको देगा Na2SO4 एंड 2H2O प्लस 2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सर NaHCO3 क्या है? भैया बताया था सोडियम बाइकार्बोनेट है, लिख देता हूँ यहाँ पे, सोडियम बाई कार्बोनेट है, ठीक है। H2SO4 क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। Na2SO4 क्या है? सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट। दिस इज वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बातें मुझे आपको लिखवानी थी, ठीक है। चलिए भाई शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक फ्लेम। नेक्स्ट पेज से तो डालते हैं भाई हेडिंग फ्लेम। फ्लेम है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। देखिए ये जो वर्ड है ना, ये कहाँ से आया है? ये आया है लैटिन लैंग्वेज से। लैटिन का एक वर्ड है फ्लेमा, वहाँ से आया है, ठीक है। ओके, तो क्या हो गई इसकी डेफिनेशन, देखिए सुनिएगा। अ फ्लेम is a region where combustion of gaseous substances takes place। फ्लेम एक ऐसी जगह है जहाँ पे जो गैसियस सब्सटेंस है वो जलता है, उसका कंबशन होता है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि आप कैंडल है, कैंडल के ऊपर जो है आप क्या करते हैं, लाइटर से उसको आग जलाते हैं, तो वो जो उसका वैक्स है, जो मोम है उसका, वो पिघलता है और वो पिघलने के बाद गैस बन जाता है। और जैसे ही वो गैस बनता है वो जलने लगता है, तो वहाँ पे आपको क्या दिखता है? वहाँ में आपको फ्लेम दिखती है, ठीक है। तो एक ऐसी जगह जहाँ पे गैसियस सब्सटेंस का कंबशन होता है उसे हम
फ्लेम बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब हम कुछ ऐसे मटेरियल्स की बात करेंगे जिनके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस होती है, और कुछ ऐसे मटेरियल्स जिनके अंदर फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। ठीक है जी। चलिए देख लेते हैं। पहला है कैंडल, पहला है कैंडल। दूसरा है कैम्फर। तीसरा है पीस ऑफ वुड। चौथा है कोल। पांचवा है मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम SIUM रिबन। फिर है पेट्रोल। ठीक है। अच्छा, अब लिखेंगे यहाँ पे फ्लेम प्रेजेंट और फ्लेम एब्सेंट। ठीक है, ध्यान से देखते रहिएगा। कैंडल के अंदर फ्लेम होता है प्रेजेंट, यस, ठीक है जी। यहाँ पे नहीं, एब्सेंट नहीं होता है। कैम्फर, काफूर, जिसे लोग कपूर भी बोलते हैं, होता है भैया, ये वाली गलत है। लकड़ी के अंदर कभी कभी आपको फ्लेम देखने को मिलता है, सम टाइम। क्या इसमें फ्लेम एब्सेंट है? नहीं, ऐसा नहीं है। कोल के अंदर फ्लेम देखने को मिलता है? नहीं देखने को मिलता है। कोल के अंदर फ्लेम एब्सेंट है? जी हाँ, एब्सेंट है। मैग्नीशियम रिबन के अंदर बहुत वाइट कलर का फ्लेम आपको देखने को मिलता है। क्या इसके अंदर फ्लेम एब्सेंट है? नहीं, एब्सेंट नहीं है। पेट्रोल के अंदर आपको बहुत शानदार फ्लेम देखने को मिलता है। क्या इसके अंदर फ्लेम एब्सेंट है? नहीं। तो अब आपको पता है कि किसके अंदर से फ्लेम निकलेगा, किसके अंदर से फ्लेम नहीं निकलेगा। ठीक है जी, ओके। अब पढ़ लेते हैं कि फ्लेम के टाइप्स क्या होते हैं। देखिए, फ्लेम जनरली आमतौर पे फ्लेम आपको दो कलर में देखने को मिलेंगी। एक होती है येलो फ्लेम और एक होती है ब्लू फ्लेम। ठीक है। येलो फ्लेम कब प्रोड्यूस होती है? येलो फ्लेम जब प्रोड्यूस होती है जब आपके पास ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं होती है, कम होती है आपके पास ऑक्सीजन। ठीक है, मतलब वहाँ पे कौन सा कंबशन हो रहा है? वहाँ पे इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा होगा, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन, इनसफिशिएंट ऑक्सीजन अगर है तो आपकी फ्लेम का कलर येलो आएगा। ठीक है, और जब आपकी फ्लेम कलर येलो आएगा तो आप उसको बोलेंगे ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम, ल्यूमिनस फ्लेम। या उसको आप बोलेंगे सूटी फ्लेम, सूटी फ्लेम। या आप उसको बोलेंगे लाइट गिविंग फ्लेम, लाइट गिविंग फ्लेम। इतने आपकी इस येलो फ्लेम के नाम हो गए। कब आती है येलो फ्लेम? येलो फ्लेम जब आती है जब ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, और क्या नाम है इसके? इसका नाम है ल्यूमिनस फ्लेम, सूटी फ्लेम, लाइट गिविंग फ्लेम। ठीक है जी, ओके। दूसरी टाइप की फ्लेम है वो है आपकी ब्लू फ्लेम। ठीक है, ये कब आएगी? जब आपका सफिशिएंट, मतलब बहुत अच्छी मात्रा में आपके पास ऑक्सीजन होगा, सफिशिएंट, सफिशिएंट ऑक्सीजन जब आपके पास होगा। ठीक है। दूसरा है इसका नाम जो कि है ल्यूमिनस फ्लेम। अगला है नॉन लाइट गिविंग फ्लेम। ये इन फ्लेम्स के नाम हैं। आई होप कि आपको फ्लेम का बेसिक आइडिया हो गया होगा कि फ्लेम एक लैटिन शब्द से आया है, फ्लेमा से। और फ्लेम क्या होता है? फ्लेम वो होती है कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को, जब आप किसी भी सब्सटेंस को जलाएंगे और वो गैस की फॉर्म में आएगा और उसके अंदर कंबशन होगा तो आप उसे बोलेंगे कि वो फ्लेम है। ठीक है, किस किस चीज़ के अंदर फ्लेम होती है, किस किस मटेरियल के अंदर फ्लेम नहीं होती है, फ्लेम कितनी तरह की होती है। ठीक है, फ्लेम होती है दो तरह की, येलो और ब्लू। येलो वाली के मतलब है कि आपके पास ऑक्सीजन वो है वो प्रॉपर नहीं है, इसलिए वो जल नहीं पा रही है और वो येलो हो रही है। उसको सूटी फ्लेम भी बोलते हैं, लाइट गिविंग फ्लेम बोलते हैं, ल्यूमिनस फ्लेम भी बोलते हैं। ठीक है, जो ब्लू है इसका मतलब ये है कि आपके पास ऑक्सीजन प्रॉपर है, आपके पास ऑक्सीजन प्रॉपर है। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस फ्लेम या उसको बोलते हैं नॉन लाइट गिविंग फ्लेम। ठीक है, अब हम देखेंगे फ्लेम का डायग्राम। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे फ्यूल्स की। चलिए तो पेज पलटते हैं बेटा इसका। तो अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लेम की। स्ट्रक्चर ऑफ
फ्लेम। ये आपकी कैंडल मान लेते हैं, ठीक है जी, और ये हो गई उसकी फ्लेम, ठीक है, और ये हो गई उसकी विग, जिस पार्ट में आग जलाई जाती है, ठीक है। अच्छा, ये इसका इनर पार्ट हो गया, ठीक है जी, ओके। तो आउटर पार्ट जो है बेटा वो ये कहलाता है, दिस इज़ आउटर जोन, दिस इज़ आउटर जोन। इसका कलर क्या होता है? इसका कलर होता है ब्लू। रेड पेन से लिखा है लेकिन कलर ब्लू है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है कंप्लीट कंबशन, कंप्लीट कंबशन, ठीक है। ये क्या है? दिस इज हॉटेस्ट पार्ट, दिस इज हॉटेस्ट पार्ट, ठीक है। दिस इज मिडिल जोन, दिस इज मिडिल जोन, दिस इज मिडिल जोन, और इसका जो कलर है वो है येलो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हो रहा है पार्शियल कंबशन, पार्शियल कंबशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। दिस इज लीस्ट हॉट जोन, ये लीस्ट हॉट जगह है, मतलब कैंडल का जो फ्लेम है उसकी सबसे कम गर्म अगर कोई जगह है तो वो ये वाला एरिया है, ये सबसे कम गर्म रहता है, ठीक है। और इस वाले एरिया की अगर बात करेंगे तो ये मॉडरेट हॉट रहता है, ठीक है, मतलब ना ज़्यादा गर्म और ना कम गर्म, ठीक है, मॉडरेटली हॉट। आई होप कि आपको डायग्राम समझ में आएगा। क्वेश्चन आता है कि हॉटेस्ट जोन कौन सा होता है, तो आप कहेंगे आउटर जोन इज हॉटेस्ट जोन, ठीक है। और लीस्ट हॉट जोन क्या होता है? जो आपका इनर जोन है, ठीक है। और आउटर जोन जो है, जो हॉटेस्ट जोन है, उसका कलर क्या होता है? ब्लू, ब्लू। और जो मिडिल जोन है उसका कलर येलो। मतलब ये जो कैंडल के अंदर सबसे गर्म पार्ट है उसका कलर बताइए, येलो, यस और नो। तो आई होप कि आपको फिल्म समझ में आया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा फ्यूज़ की तरफ और बात करते हैं थोड़ी सी फ्यूज़ की, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज बात करते हैं भैया फ्यूज़ की। तो मैं डालता हूँ हेडिंग फ्यूल्स, ओके। तो पहली बात जो मैं आपको बताऊंगा फ्यूल्स के बारे में वो फ्यूल की डेफिनेशन है। अ मटीरियल which is burnt to produce heat or energy, heat or energy is called a fuel, is called a fuel, ठीक है जी। आ रही है आपकी बात समझ में? एक ऐसा मटेरियल जो जलने के बाद हीट या एनर्जी प्रोड्यूस करे उसको हम फ्यूल कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हमने फ्यूल को डिवाइड कर दिया, तो हम डालेंगे अगली हेडिंग क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स में पहला है सॉलिड फ्यूल्स। सॉलिड फ्यूल्स, ठीक है। सॉलिड फ्यूल्स में क्या होगा? वुड, ठीक है। वुड आपको पता है भैया कि वुड एक सॉलिड फ्यूल है, ठीक है। दूसरा है चारकोल, जो सॉलिड होंगे वही तो होंगे सॉलिड फ्यूल्स। चारकोल, कोल, कोक, ठीक है। इसके अलावा एग्रीकल्चरल वेस्ट, एंड काउ डंग केक्स, जिसको हम बोलते हैं उपले। ये हो गए आपके सॉलिड फ्यूल्स। दूसरे नंबर के फ्यूल्स हैं आपके बेटा लिक्विड
LIQUID, सॉरी, लिक्विड फ्यूल्स। ठीक है जी। तो लिक्विड फ्यूल्स क्या होते हैं आपको पता है भाई? इतनी बेसिक चीज़ें तो सबको पता होती हैं। कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल एंड अल्कोहल, इथेनॉल भी बोल सकते हैं इसको, इथेनॉल। ठीक है। अगला है गैसियस फ्यूल। गैसियस, FUEL, गैसियस फ्यूल। ठीक है। गैसियस फ्यूल में क्या हो जाएगा? नेचुरल गैस, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम गैस, पेट्रोलियम गैस, बायोगैस, कोल गैस, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, एंड प्रोड्यूसर गैस। ठीक है जी। आई होप कि आपको इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है। अच्छा, तो ये हमने पढ़ लिया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल्स। ठीक है कि फ्यूल्स को हमने 3 कैटेगरीज में बांट दिया है, सॉलिड फ्यूल्स, लिक्विड फ्यूल्स एंड गैसियस फ्यूल्स। ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि इन फ्यूल्स के अंदर से कौन सा फ्यूल सबसे अच्छा है। ठीक है, हाँ या ना? ओके। तो वो हमें कौन बताएगा? वो हमें बताती है कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। ठीक है, कि किस फ्यूल की कितनी कैलोरीफिक वैल्यू है। ठीक है, और कैलोरीफिक वैल्यू को हम बोलते हैं फ्यूल इफिशिएंसी। ठीक है, मतलब ये है कि 1 लीटर फ्यूल या 1 kg फ्यूल जो है उससे हमको कितनी एनर्जी मिलेगी, उसको हम बोलते हैं फ्यूल इफिशिएंसी। तो डालते हैं अगली हेडिंग, दैट इज फ्यूल इफिशिएंसी। फ्यूल इफिशिएंसी, फ्यूल इफिशिएंसी। ठीक है, फ्यूल इफिशिएंसी हम किससे मेजर करते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू से, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ फ्यूल। यस और नो? ओके। क्या होता है ये फ्यूल इफिशिएंसी? समझिएगा बहुत ध्यान से। फ्यूल इफिशिएंसी कैलोरीफिक वैल्यू ही है। ठीक है, मैंने आपको बताया मोटे मोटे अल्फाजों में कि अगर हमको ये पता चल जाए कि इस फ्यूल का 1 लीटर जलाने पे इतना एनर्जी निकलेगा, दूसरे फ्यूल का इतना लीटर जलाने पे इतना एनर्जी निकलेगा, तो जिसका ज़्यादा एनर्जी निकलेगा वो ज़्यादा फ्यूल, उसकी ज़्यादा फ्यूल इफिशिएंसी होगी, उसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी, वो उतना ही ज़्यादा फ्यूल अच्छा होगा। मतलब आपने 1 kg लकड़ी जलाई, ठीक है, और आपको मिले मान लो 500 किलो जूल, ये एनर्जी की एक यूनिट होती है, 500 किलो जूल। ठीक है, और आपने पेट्रोल जलाया, आपको मिला 5000 किलो जूल। तो अच्छा फ्यूल कौन सा हो गया? जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू है। यस और नो? ठीक है जी, बात याद रहेगी आपको? ओके। अब सुनिए, अब सुनिए ज़रा मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कैलोरीफिक वैल्यू की डेफिनेशन, उससे आपको थोड़ा बहुत तो क्लियर हो ही जाएगा। द अमाउंट the amount of heat produced by the complete burning of 1 kilogram of a fuel is called its calorific value, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कोई फ्यूल 1 kg है और उसकी कुछ एनर्जी है जलने के बाद, कंप्लीटली जलने के बाद कुछ एनर्जी वो आपको दे रहा है, ठीक है, तो वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू हो गई। हाँ या ना? ओके। यूनिट क्या होती है कैलोरीफिक वैल्यू की? मैंने आपको अभी बताया था, यूनिट किलो जूल पर किलोग्राम, किलो
जूल्स पर किलोग्राम। इसको आप लिख सकते हैं इस तरह से, किलो जूल पर किलोग्राम पर केजी, किलोग्राम। ठीक है जी, ओके ओके। अब सुनिए अगली बात जो मैं आपसे कहने जा रहा हूँ बेटा। देखिए अगली बात यह है कि जो फ्यूल होता है, हर फ्यूल का अलग अलग नेचर होता है। कोई फ्यूल बहुत जल्दी जल जाता है, कोई फ्यूल बहुत देर में जलता है, कोई फ्यूल बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, कोई फ्यूल बहुत कम एनर्जी देता है। तो हर फ्यूल का अलग अलग नेचर होता है, ठीक है। तो डिफरेंट फ्यूल्स जो हैं वो अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, ओके। तो अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि नेचुरल फ्यूल्स जो होते हैं और जो प्रोसेस्ड फ्यूल्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं। मतलब एक फ्यूल तो ऐसा है जिसको आपको निकालना पड़ रहा है, फिर उसको तैयार करना पड़ रहा है, फिर मार्केट में देना पड़ रहा है, फिर किसी को यूज़ करने के लिए देना पड़ रहा है। और एक फ्यूल ऐसा है जो आपको बिल्कुल रेडी मिल रहा है, ठीक है, आपको बिल्कुल तैयार मिल रहा है और आपने जस्ट लिया और उसको आपने जो है वो यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे वुड है, वुड आपने तोड़ा जंगल से, आपने जलाना शुरू कर दिया, ठीक है। जैसे कोयला है, कोयला आपने निकाला ज़मीन से, आपने स्टार्ट कर जलाना। लेकिन अगर बात करी जाए पेट्रोल की, डीजल की, ठीक है, तो ये चीज़ें प्रोसेस्ड होती हैं पहले, ठीक है। इनको पहले तैयार किया जाता है रिफाइनरीज़ में, ठीक है, जो मैंने आपको इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ाया है, ठीक है। और फिर उसके बाद इनका यूज़ होता है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो चलिए नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फ्यूल्स पढ़ते हैं हम लोग। तो डालता हूँ मैं नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग, दैट इज़ नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फ्यूल्स। नेचुरल एंड प्रोसेस्ड फ्यूल्स। ठीक है जी, ओके। देखिए नेचुरल फ्यूल्स क्या हैं। नेचुरल फ्यूल्स ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी फ्यूल्स, primary fuels, and they are used in the same form as in nature। इनको हम प्राइमरी फ्यूल्स बोलते हैं। क्यों प्राइमरी फ्यूल्स बोलते हैं? क्योंकि पहले इंसान इन्हीं का इस्तेमाल करता था, ठीक है। और जैसे ये हैं वैसे ही आपको नेचर में मिल जाते हैं और आप उनको डायरेक्ट वैसे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होंगे इनके, आप खुद समझ जाएंगे। वुड, कोल एक्सेट्रा, ठीक है, ये आपके हो गए नेचुरल फ्यूल्स, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम लोग प्रोसेस्ड फ्यूल्स की। प्रोसेस्ड फ्यूल्स also called secondary fuels, produced from natural fuels, after ये इंपॉर्टेंट बात है, आफ्टर प्रोसेसिंग बाय केमिकल methods, एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, बायोगैस एक्सेट्रा, ठीक है, ओके। गोबर गैस, मीथेन, ये मतलब जो भी चीज़ इसके अंदर होती है। तो ये हो गए आपके प्रोसेस्ड फ्यूल कि आप इनको डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते, पहले आपको इनको रिफ़ाइन करना होगा, ठीक है। पहले आप इनको छानना होगा, साफ़ करना होगा, तभी आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यस और नो, ओके। अब बात करते हैं कि हमारा फ्यूचर फ्यूल क्या होगा, ठीक है। देखिए साइंटिस्ट जो हैं वो हमेशा कुछ ना कुछ डिस्कवरी, इन्वेंशन, रिसर्च करते रहते हैं। तो एक बात चल रही है क्या,
लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, साइंटिस्ट वर्किंग ऑन हाइड्रोजन एज फ्यूचर फ्यूल। ठीक है, साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारा फ्यूचर फ्यूल क्या होगा। हमारा फ्यूचर फ्यूल मोस्ट प्रोबेबली हाइड्रोजन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई पोल्यूशन नहीं है, और आज के दौर में, आज के डेट में पोल्यूशन हमारे लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। नो पोल्यूशन आफ्टर बर्निंग। आइए आपको बात समझ में, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं कि कोई भी अगर फ्यूल है, गुड फ्यूल है, ठीक है, तो उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उसकी क्या क्या निशानियां हो सकती हैं। ठीक है जी। ओके, तो सुनिएगा, यहाँ लिख देता हूं मैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल। ठीक है, पहला क्या है, इजीली अवेलेबल। ठीक है, दूसरा क्या है, क्योंकि जाहिर सी बात है अच्छा फ्यूल वही है जो आपको मिल जाए, अच्छा है और आपको मिल लेना, फ़ायदा क्या होगा। ठीक है, हाई कैलोरीफिक वैल्यू, मॉडरेट इग्निशन टेम्परेचर। ठीक है, मतलब ये है कि उसको जलाने के लिए आपको ना तो ऐसा हो कि मतलब भैया दूर से दिखाया और लाइटर और आग जल गई, खुद ही जल गए, ना ऐसा हो कि 3-4 घंटे होकर जलाते जलाते जल ही नहीं रहा है। तो इग्निशन टेम्परेचर उसका मॉडरेट होना चाहिए। ठीक है, ओके, जो उसको ले जाने लाने की जो काम है वो आसान होना चाहिए। ठीक है, मतलब इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, इजी टू ट्रांसपोर्ट होना चाहिए। ठीक है, और सस्ता होना चाहिए एंड चीप होना चाहिए। ठीक है, ओके, इसके अलावा कह रहे हैं कि नॉट लीव रेसिड्यू आफ्टर बर्निंग, मतलब उसके जलने के बाद कुछ बचना नहीं चाहिए। ठीक है, जैसे राख बच जाती है या कुछ कार्बन पार्टिकल्स बच जाते हैं, बचना नहीं चाहिए। ठीक है, और कोई वो पोल्यूशन ना करे, नो पोल्यूशन। ठीक है, और ये है कि अगर आप उसे कहीं रख दें तो ऐसा ना हो कि धमाका हो गया रखे। ठीक है, तो वो सेफ़ टू स्टोर होना चाहिए, ठीक है जी, आ गई आपकी बात समझ में। तो ये हैं हमारे एक अच्छे फ्यूल के कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हम बोल सकते हैं कि एक अच्छा फ्यूल ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ओके जी, तो यहाँ तक हमारा हो गया है। अब इसके अंदर एक लेक्चर और लगेगा और ये सारा का सारा पूरा चैप्टर जो है वाइंड अप हो जाएगा उसी लेक्चर के अंदर। ठीक है, वो लेक्चर हमारा थोड़ा छोटा होने वाला है। बेटा लगे रहिए, कोशिश करते रहिए, हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, अपना 100% दे रहे हैं कि आपका कोई क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, अगर आपने ठीक से कोशिश कर ली तो यकीन मानिए फिर आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ठीक है, ओके, चलिए मिलते हैं फिर, बाय।